नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि आप सिटीजन्स वॉइस शो लाइक करें। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने लोगों, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकें, क्योंकि ये सिटीजन्स वॉइस शो है, आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और इसे सब लोगों तक पहुंचाना हमारा भी फर्ज है और आपका भी फर्ज है। आज कार्यक्रम जो है, हम लोग लेह में जो अभी हाल की घटनाएं हैं, लद्दाख का यूटी स्टेटस और शेड्यूल 6 के स्टेटस को लेके जिस तरीके से सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके जोधपुर के जेल में भेज दिया गया, उन पे एनएसए लगाया गया, उस पर चर्चा करेंगे। साइंटिस्ट सोनम वांगचुक अब बहुत साल जेल में बिता सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ताकि उनके हौसले जो हैं पस्त हो जाएं और कोई भी लेह में या लद्दाख एपेक्स बॉडी में या लद्दाख काउंसिल में आवाज अपनी ना उठा सके। हो सकता है काफी टाइम लगे उनको। 4 नौजवान लोग अभी तक लेह में जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद दर्जनों घायल थे। कहा जा रहा है कि 70 से 80 लोग टोटल घायल हुए हैं। डीजीपी साहब ने भी एक नंबर बताया है कि कुछ सीआरपीएफ के जवान, 17 सीआरपीएफ के जवान और पुलिस प्रोफेशनल्स भी घायल हुए हैं। एक सीआरपीएफ के जवान को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, और 4 महिला पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया गया था उस इंपीडिंग वायलेंस में, ऐसा डीजीपी साहब का कहना है। चेरिंग दोरजे लाकरुक जो प्रेसिडेंट हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, को चेयरमैन हैं ले एपेक्स बॉडी के, उन्होंने कहा कि जो 4 लोग मारे गए हैं वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे थे, वो वहां खड़े थे। उनमें से एक जो है वो ले स्काउट का में काम करता था। 43 साल की फैमिली जो है सिवांग ताइचिन की, ये पूछ रही है कि जिसने लेह लद्दाख में हवलदार की भूमिका में काम किया 1996 से 2017, उसकी क्या गलती थी। और एक नौजवान और है जिसके परिवार ने इस बात पे सवाल किया है कि इन लोगों को गोली क्यों मारी गई, क्या प्रोवोकेशन थी। डीजीपी साहब का कहना है कि ये लोग बिल्डिंगों में आगजनी कर रहे थे, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स काउंसिल की बिल्डिंग में फंसे हुए थे, उनको बचाने की आवश्यकता थी, और जब पुलिस और सीआरपीएफ पे हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई, जिसमें 4 आदमी मारे गए, 80 से ज्यादा घायल हुए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नल राजेंद्र यादव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिजम अपना राजेंद्र यादव जी आपका। और हमारे साथ हिजम राजेन साहब जुड़े हुए जय हैं, हिंद। सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत जय हिंद। और हिजम राजेन साहब जुड़े हुए हैं, सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक्टिविस्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिजम भाई। जी तो नमस्कार। राजेंद्र साहब फौज में थे, रिटायर्ड हैं, अब लखनऊ में रहते हैं, पर उन्होंने लेह में काम किया हुआ है, साइचिन ग्लेशियर में काम किया हुआ है। हम उनसे ये समझना चाहेंगे आज कि ये जो वायलेंस हुई, कहा जा रहा है 5000 से 6000 लोगों का हजूम वहां जमा हो गया एक शॉर्ट टाइम में, और उसके बाद ये वायलेंस हुई जिसमें जवाबी कार्रवाई में 4 निर्दोष लोग, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे। तो स्टोन पेल्टिंग के नाम पे कश्मीर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि लद्दाखी भी जो हैं वो स्टोन पेल्टर्स हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ वहाँ की डेमोग्राफी क्या है उस एरिया की, और जिस तरीके से पुलिस का बयान आ रहा है, डीजीपी साहब का बयान आ रहा है कि 5000 से 6000 आदमी वहां जमा हो गए और वहां की काउंसिल बिल्डिंग को खतरा हो गया, बहुत सारे बिल्डिंग्स में आगजनी हुई। क्या कहना है आपका, क्या इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम में, और वहां पे ऐसा कुछ हुआ होगा? राजेंद्र साहब। सबसे पहले सभी देशवासियों को जय हिंद। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे को देशवासियों के सामने आप रखने जा रहे हैं, रख रहे हैं। मैं जो आपने बोला 5 से 6000 लोग तुरंत इकट्ठा हो जाना, ये लेह में मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं 2 टेन्योर काट चुका हूं वहां पर। अगर आप देखें तो वहां का पॉपुलेशन बहुत ही थिन है। गांव से लोग जब चलेंगे तो उनको एक एक दिन लगता है लेह पहुंचने में। तो ये मैं इस चीज को मानने के लिए राजी इसलिए नहीं हूं कि जब 5 से 6000 लोग इकट्ठे हो रहे थे तो पुलिस प्रशासन, वहां का इंटेलिजेंस तंत्र, बहुत सारे गवर्नमेंट के सूचना विभाग के लोग हैं जो गवर्नमेंट के पास ऐसी सूचनाएं देते रहते हैं। तो 5 से 6000 लोग तुरंत इकट्ठा हो जाना, ये
मेरे हिसाब से गलत है। दूसरा, जो ये कहना कि ये लोग स्टोन पेल्टिंग करते हैं, लेह वासियों को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, उनका स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि वो लोग डोसाइल लोग होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। दूसरा, उनके धर्म में भी कहीं से भी हिंसा उचित नहीं माना जाता है, तो हिंसक तो हो ही नहीं सकते। तीसरी जो बात ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग आगजनी कर रहे थे बिना उस्कावे का, कुछ तो उनको हुआ होगा। पहली बात तो मैं कंडेम करता हूं गोली चलाना, हिंसा करना, हिंसा के मैं खिलाफ हूं, और ये हिंसा दोनों के खिलाफ हूं। निहत्थे लोगों पर गोली चलाना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो इस तरह से लेह वासियों को जो मैं जानता हूं, वहां के कल्चर को, वहां के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, वहां के युवाओं के मनोदशा को, बहुत सारी चीजें हैं, मैं मानने के लिए राजी नहीं हूं। जय हिंद। जी, जी, जी। मैं हिजम भाई आपके पास आऊं उससे पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। जैमयांग सेरिंग नामग्याल, एक्स बीजेपी एमपी, जिसके बारे में हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे, लद्दाख में उन्होंने एक लेटर लिखा, मैं वो लेटर दिखा देता हूं कविंदर गुप्ता जी एलजी साहब को। और उस लेटर में उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आई राइट टू यू विद अ हेवी हार्ट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख। द ग्रीफ ऑफ द ब्रीफ फैमिली इज immeasurable, and while violence and arson must be condemned, the firing on unarmed protester has shaken public trust. Ladakh people are united in their call for peace, justice and accountability. यानी कि उनका सीधा सीधा इल्जाम है कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई और गोली से इन लोगों की हत्या हुई। ये हत्या है, ये वायलेंस नहीं कर रहे थे। फैमिली जो उनकी है सवांग तारचिन जी की, जो स्काउट में थे, आपके ले स्काउट में थे, और एज हवलदार उन्होंने लद्दाख स्काउट में 96 से 2017 में थे। उनका परिवार भी ये पूछ रहा है कि हमसे क्या गलती हुई, हम तो देश की रक्षा के प्रथम पंक्ति में खड़े थे। और आपको पता है कि जो इंटेलिजेंस होती है इन लोगों की जो वहां रहते हैं, जो आपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि ये लोग अपने भेड़ बकरी गाय चराते हैं, इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है और लोकल्स की मदद से ही वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का काम चलता है। तो ये दोनों बातों पर जो इनके एक्स एमपी ने चिट्ठी लिखी कविंदर गुप्ता जी को, ये कह के कि एक जुडिशियल ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड इंक्वायरी होना चाहिए और रिलीफ मिलना चाहिए एक्स ग्राशिया जिनकी डेथ हो गई, और कंप्लीट मेडिकल केयर 80 लोगों को जो घायल हुए। आपका क्या कहना है? ये एक्स बीजेपी एमपी का कहना है। देखिए, एक्स बीजेपी एमपी सेरिंग नामग्याल, जिग्मे सेरिंग नामग्याल का जो कहना, मैं इसको मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि जो निहत्थे लोगों को सीआरपी ने जो गोली चलाई है, और कर्नल राजेंद्र जी यादव जी ने जो कहा है, जो लद्दाखी लोगों के शांत स्वभाव के लोग उस उग्र का एक हिस्सा नहीं हो सकता, और ये उग्र कभी ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा अभी आधुनिक जमाने आ गए, थोड़ा सा जो बीजेपी के दफ्तर पे जो किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको समर्थन नहीं करते, लेकिन वो इतनी देश के जो इज्जत को जान करके वो जो मॉब था, उन्होंने बीजेपी के झंडा उतारे, लेकिन भारत की जो ट्राई कलर जो है उसको कभी हाथ नहीं लगाया उसने। सबसे पहले बात, डीजीपी जामवाल का, एसडी सिंह जामवाल जी जो डीजीपी जो है, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें सरासर हो सकता है उनके पास कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट आए हो, एमआई है वहां पर, आईबी है, उसके बाद कई तरह तरह की जो है लोग वहां पर जो इंटेलिजेंस काम करते हैं, क्योंकि सीमावर्ती लद्दाख एक ऐसे हमारा जो बॉर्डर स्टेट है, तो कई रसिया, अफगानिस्तान एंड चाइना की जो है ये बॉर्डर लगता है, तो उसके वजह से मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड अदर जो आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत वहां पर सक्रिय रहता है। देखिए, जामवाल जी का कहना है, सोनम वांगचुक पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की प्रसिद्ध न्यूज़पेपर अखबार, उनकी जो
जो एक कॉन्फ्रेंस है उसमें सोनम वांगचुक वहां पर गए थे और पाकिस्तान के एक आईएसआई एजेंट जो है इनके संपर्क में थे। ये जहां पर जो धरना स्थल जो है वहां की जानकारी लेकर के पाकिस्तान सप्लाई कर रहे थे। ठीक यहां पर भी, यहां तक भी समझ में आ गए पाकिस्तान के आईएसआई के कौन से जगह पर, कौन से स्टेट पर, कौन सा जो एरिया पर जो है उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है वो पाकिस्तान के नहीं होता है। तो ये तो एक रति रताई जो है वो एक फैब्रिकेटेड एक डीजीपी के जो बोलना चाहिए, जो बीजेपी के स्क्रिप्ट जो है उसी तरीके के, जैसे न्यूज में जो चल रहा है, बॉडी मीडिया पे जो चल रहा है उसी तरीके का डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। देखिए सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी की गिरती हुए पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी को खाया जा रहा था और इस तरफ सोनम वांगचुक ने जब से 35 दिन का भूख हड़ताल का जो धरना जो है वहां पे शुरू किया तो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के भारत की हर मीडिया चैनल, हर यूट्यूबर, हर फेसबुक में जो है सोनम वांगचुक का जो है पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर जो ये जो विश्व गुरु जो है अपनों को विश्व गुरु साबित नहीं कर पा रहे थे, हर जगह पर जो है मुंह खोल करके हंसने से उनकी बेइज्जती चल रहे थे, ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। दूसरा यहाँ पर जो है अनवांटेड जो बहुत अप्रिय घटना, जो 4 लोगों के निहत्थे लोगों की हत्या जो है, इनमें अमित शाह के इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सवाल ये खड़ा होता है कि फायरिंग किसने ऑर्डर की प्रोटेस्टर्स पर? जो मरने वाले हैं उसमें जिगमित दोरजे 25 साल के, स्टैंजेन नामग्याल 23 साल के, रिंचन द्वादुल 20 साल के, सवांग तारचिन 46 साल के और मैंने जैसे आपको बताया कि लद्दाख स्काउट के एक्स आर्मी मैन थे सवांग। मैं राजेंद्र यादव जी आपसे सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि प्रथम पंक्ति में यही जो लोकल हैं वो आर्मी को, सीआरपीएफ को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस देते हैं। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और इस पे कई लोगों ने, एक्स फौज के लोगों ने इस पे बात की है। उन्होंने ये कहा है कि लद्दाख एक बहुत ही वाइटल और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर स्टेट है, हम एलिनेट नहीं कर सकते वहां के लोकल लोगों को, और सीआईए प्लेबुक वहां पे तभी संभव हो सकती है जब सरकार का भरोसा ना रहे स्थानीय लोगों पर और स्थानीय लोगों का भरोसा सरकार से उठ जाए, और तब चीन हो, विदेशी ताकतें हो, सीआईए हो, वो एक्टिवेट हो जाती है। और इस ट्रबल्ड वाटर से सीआईए को दूर रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वापस वहां पर विश्वास लोकल स्थानीय लोगों में बनाया जाए। इस पर आपका क्या कहना है आर्मी की दृष्टि से, राजेंद्र यादव जी? देखिए, मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा कि लद्दाख एक ऐसी जगह है, लेह लद्दाख, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल इंप्लीकेशन रखता है। इसके देखिए, आप इसको समझिए, वहां का ज्योग्राफी क्या है। उधर चाइना के साथ लगे हुए गांव जो हमारे लद्दाखी लोग हैं, जहां पर आर्मी का जाना भी बहुत मुश्किल होता है, वहां के ग्रामवासी ही हमें सूचनाएं देते हैं। तो पहली बात, इस लद्दाखियों को एलिनेट करना, उनका विश्वास तोड़ देना, उनके ऊपर विश्वास न रखना, ये देश के प्रति एक बहुत ही बैड इफेक्ट दे सकता है, यानी कि अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, उनके ऊपर गोली चलाना, मैं समझता हूं, जो मेरा विचार करता है, जो मैं समझता हूं लद्दाखियों को, वहां के भोले भाले लोगों को, गोली चलाना कहीं से भी वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। रही बात उनके कैरेक्टर की, यानी कि उनके संस्कृति की, उनके स्वभाव की, जो उनका स्वभाव है, वह भी, लद्दाखियों की बात कर रहा हूं, वह कभी भी गोली चलाने के लिए किसी को उस्का नहीं सकता है। तो पहली बात, जो उग्र कहना या उग्र हो जाना, इसको मैं कंडेम करूंगा। गोली चलाना, इसका मैं निंदा करूंगा, क्योंकि वह कौन सी बात थी जो गोली चलाने के लिए प्रेरित किया।
अगर उनका प्रोटेस्ट था तो पीसफुल था। मुझे नहीं पता है कि जो ट्रेंड लोग हैं, जिनके पास गोले बारूद हैं, जिनका भर्ती होता है नाप तौल करके, एक स्टैंडर्ड है, उनको अपना जान बचाने पड़े उन लोगों से जो बिल्कुल ही डोसाई लोग हैं। तो मैं गोली चलाने के फेवर में कभी भी नहीं रहा हूं और न ही ये वाजिब ठहराता हूं कि लॉजिकल है गोली चलाना। अगर ऐसा था तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके हो सकते थे। 5,000 लोगों का इकट्ठा होना बिल्कुल नहीं मानने लायक है। अगर लोग कहते हैं कि 5,000 लोग इकट्ठे आकर के और वहां पर उग्रता करने लगे, जब वो 5 लोग इकट्ठे हो रहे थे तो वहां पर आईबी बहुत ही डीप तक है, यहां तक गांव में भी आईबी फैली हुई है। जो सूचना तंत्र है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं और पुलिस के लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस को लोग रहते हैं, उनकी एक एक हरकतों के ऊपर, उनके मूवमेंट के ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं। तो कैसे हो सकता है, एक साधारण लेमैन की आवाज में मैं बोलूं तो क्या 5,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक दिन में? जब वो लोग वहां से चल रहे थे गाड़ियों में, आप पैगांगसो जाइए, आप तुर्तुक वाला इलाका देखिए, आप ग्लेशियर वाला इलाका देखिए, वहां से आने में 7-8 घंटे लगते हैं, वो भी गाड़ी मिलती है तो, कोई साधन नहीं है। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि लद्दाखियों को इस तरह से उनके ऊपर अविश्वास कर लेना। आप लड़ाइयों को देखिए, सिविलियन, लद्दाख के सिविलियन लोगों ने भी चीन की लड़ाई में कुर्बानियां दी हैं, आर्मी का साथ दिया है। तो मैं इसे वाजिब नहीं मानता हूं गोली चलाने को। मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल और है आपको। कारगिल में लड़ाई होती है, लद्दाख स्काउट के लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस हवलदार की गोली लगने से मौत हुई, उसके पिता का ये कहना है कि मेरा बेटा एक पैट्रियट था, कारगिल वॉर में लड़ा, 3 महीना वो वहां रहा फ्रंट पे, और पाकिस्तानी जो दा टॉप है, टोलो लिंग है, वहां भी उसको पाकिस्तान की गोली भेद नहीं पाई और भारत में लेह में पुलिस की गोली से वो मारा गया। एक बड़ा गंभीर सवाल ये उनके पिताजी ने खड़ा किया है। जो एक्स आर्मी के लोग हैं, जो फिर सिविलियंस में, आप भी अब एक्स आर्मी हैं, एज सिविलियन रहते हैं, क्या आर्मी के लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है? या मैं कह रहा हूं आम आदमी की भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है? और इसी के साथ जुड़ा है कि वो तो 6 शेड्यूल जो प्रॉमिस किया गया था, स्टेटहुड प्रॉमिस किया गया था सेंटर की सरकार द्वारा, उसी पर आंदोलन चल रहा था, कोई नई डिमांड तो उनकी नहीं थी। तो भीड़ का उग्र हो जाना क्या नाफरमानी है केंद्र की सरकार की कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, जो लद्दाख स्काउट के हवलदार को गोली लगी, अगर आप लद्दाख स्काउट्स को देखेंगे उस इलाके में, तो ऐसी कोई लड़ाइयां नहीं हैं जहां पर इन्होंने बढ़ चढ़ करके आर्मी के साथ फ्रंट में लड़ाई न की हो। और रिटायरमेंट के बाद भी जितने भी लद्दाख स्काउट्स के लोग रिटायर हो जाते हैं, वह भी अपने आप को हमेशा देश की सर्विस के लिए अपने आप को अवेलेबल रखते हैं। जब भी कुछ होता है उनको पता नहीं चलता है कि वो रिटायर हैं, अपने जान के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी करने के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। लद्दाख स्काउट की बात मैं कर रहा हूं। अब एक हवलदार को इस तरह से, एक रिटायर्ड फौजी को इस तरह से गोलियों से भून देना, कौन कहेगा कि ये इन लोगों ने न्याय किया है? दूसरी बात, जब अभी कारगिल हुआ था पिछली 99 में, उस समय लेह के अंदर वहां के सिविलियन ही हमारे लॉजिस्टिक्स को सामान पहुंचाने के लिए हजारों की तादाद में वॉलंटियर हुए थे।
जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे जो लोग लड़ रहे थे उनको वो सामान पहुंचाने के लिए तैयार थे। उनको मालूम था कि हमारे ऊपर भी गोला आ सकता है, हमारे ऊपर भी तोप के गोले गिर सकते हैं, गोलियां आ सकती हैं। तो ये तो उनका स्वभाव है। और ऐसे लोगों को इस तरह से गोलियों से भून देना, ये तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ कि जो होना नहीं चाहिए। मैं खुद अपने आप से रोक नहीं पा रहा हूं कि वो कौन सी मजबूरी थी गोली चलाने की, जबकि वहां पर सीआरपीएफ की एक कंपनी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस है और बहुत सारे तंत्र हैं। एक एक आदमी को हाथ से उठा करके वहां से अलग ले जाया जा सकता था, गोली मारने के बजाय। डंडा मारने की भी जरूरत नहीं थी, टांग के ले जा सकते थे। तो ये अब जहां तक इसकी भर्त्सना की जाए गोली चलाने की, वह कम है। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि खुद उनके पिताजी जो हैं वो भी कारगिल वॉर वेटरन रहे हैं और दोनों बाप बेटों ने कारगिल वॉर में इकट्ठे जो है वो लड़ाई भी लड़ी है। वो 3 इन्फेंट्री डिवीजन में थे और थारचिन जो थे वो लद्दाख स्काउट में थे और 4 बार थारचिन जो है वो सियाचिन में भी रहे हैं। कर्नल साहब आप भी सियाचिन में रहे हैं, आप वहां की डिफिकल्टीज को समझ सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी कमेंडेशन कार्ड भी उनके पिताजी को मिला हुआ है। मैं हिजम भाई के पास अब सीधे सीधे आता हूँ। हिजम भाई, ये एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट बनता जा रहा है और जोधपुर में एनएसए के तहत बताया जा रहा है कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कोई पाकिस्तान के थे जो उनसे वो बातचीत कर रहे थे। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की बात की गई है कि पाकिस्तान के डॉन अखबार में उनका इंटरव्यू छपा है। बांग्लादेश में मैंने फोटो दिखाई थी कि आपके जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं उनके साथ उनकी फोटो है जिसमें उनको गले लग रहे हैं और नेपाल के लोगों के साथ भी उनकी बातचीत थी। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री है। अगर नेबर कंट्री के यूनुस साहब हों या वहां का डॉन न्यूज़पेपर का कोई इंटरव्यू छाप रहा है, कोई पत्रकार आ रहा है या नेपाल के कुछ लोगों से उनकी बात हो रही है, तो क्या ये देशद्रोह का मामला बनता है? पहली बात। और दूसरी बात मेरी सीधी सीधी ये है कि 6 शेड्यूल के तहत और भी तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, खाली लद्दाख को शेड्यूल 6 से बाहर क्यों रखा जा रहा है? इसके पीछे की क्या कारण? देखिए आतमजीत जी, बीजेपी जामाल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल का। उनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गया था डॉन न्यूज़पेपर के एक सेमिनार पे। ये बीजेपी का रहती रहता है, एक रूटीन एक इल्जाम होता है कि किसी को बदनाम करना है तो इस तरीके के इल्जाम लगवा दो। अंतरराष्ट्रीय अखबारों में, न्यूज़पेपरों में इस अरेस्ट के अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से घोषणा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर, गार्जियन और अल जजीरा जैसे न्यूज़पेपर अखबारों में जो है इसकी घोषणा की है। तो बीजेपी जामवाल की जो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल बीजेपी हेडक्वार्टर की जो स्क्रिप्ट है उसी तरीके की है। नरेंद्र मोदी का जीतते हुए पॉपुलरिटी नरेंद्र मोदी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो सोनम वांगचुक के गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उसको बंदूक की नोक पर कुचलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी का क्रोनोलॉजी ऑफ द गवर्नेंस खराबे के साथ है। अभी कर्नल राजेंद्र जी का कहना है कि वहां की जो पॉपुलेशन, मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैंने कई बार रिपीट किया, लद्दाख की पॉपुलेशन मात्र 2.5 लाख है। 2.5 लाख भी नहीं है, 2,44,000 है। मैं इसमें 2.5 लाख कह रहा हूँ। इसमें 50% कारगिल वाला है, 50% ये लद्दाख वाला है। उधर जो मिलिट्री जो सिविलियन है, एक सिविलियन पे मेरे ख्याल में 2-2, 3-3 मिलिट्री आते होंगे, 1:3 के रेशियो होंगे। तो एक एक जो प्रोटेस्टर जो है 4-4 फौजी या पुलिस वाले जो उठा करके उसको उठा करके फेंक सकते थे, उठा करके ले करके जा सकते थे। वहां पर गोली चलाना बीजेपी के पुराने स्ट्रेटेजी है, उसको पेनिट्रेट करना, उसको मॉब पे
कन्वर्ट करना और उसको बदनाम करके उसको उस आंदोलन को डिस्पर्स या उसको डिस्टेबलाइज या उसको जड़ से उखाड़ना। जैसे आपने देखा दिल्ली का किसान आंदोलन देखा, ये एनआरसी का आंदोलन देखा, है ना, या सीएए के आंदोलन देखा, आपका सामने एक एग्जाम्पल है। भोजपुर के जेल में वहां पर जो बलात्कारी बाबा रखा गया, उस जेल में उसको 24/7 और सीसीटीवी के साथ रखा गया। अभी तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ये सबसे बड़ी, अब 4 सिविलियन को फौज की बंदूक की नाली से निकले हुए जो गोली से मारा गया, उसमें भी लद्दाख स्कोट, एक रेगुलर आर्मी होता है लद्दाख स्कोट की रिटायर हवलदार की मौत और 3 सिविलियन की मौत। अभी तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा है कि रबर बुलेट्स और टीयर गैस छोड़ी जा सकती थी तो गोली क्यों चलाई गई? इसका मतलब है गोली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए चलाई गई और उसमें लद्दाखियों को डराने की पूरी कोशिश की गई कि अगली बार कोई सोनम वांगचुक सरकार से शेड्यूल 6 ना मांग ले। अब आप बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए, जो गोली चलाना एक प्रोजेक्टेड टारगेट था। सोनम वांगचुक लद्दाख पे एक बार की तरह खड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी के बिजनेस पे वो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था। देखिए, लद्दाख पे उनके चारागाह जो है उसमें अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर लिमिटेड और 6 कंपनियां जो वहां पे जो है जो ग्रीन एनर्जी की प्रोजेक्ट टेंडर आ चुका है। लद्दाख में 2025 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसमें साफ साफ नजर आ रहा है वहां पे नेचुरल फ्रेजाइल लैंड के ऊपर एक डिजास्टर लाने, उधर का दिन का जो बिजनेस है, यानी कि जो है उनकी जमीन के ऊपर एक खतरा जो है अडानी का है। उसमें वो जितने जो टेंडर आए उसमें तो सबको, आपको मालूम है टेंडर किसको मिलेगा? उस फ्रेजाइल लैंड पे एक बार अडानी ने कदम रख दिया, लद्दाखियों को लेवरगिरी के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहना। ये चीजें सोनम वांगचुक को दिखाई दे रहा था। तो नरेंद्र मोदी ने यही सोचा कि इसको नहीं कुचलेंगे तो आगे जाकर के बड़ी तकलीफ होंगे, अडानी के रास्ते तक जो है बड़ी कंस्ट्रक्शन होंगे, तो उसकी वजह से सोनम वांगचुक को हटाना बहुत जरूरी था और एक बहाना चाहिए था उनको। जहां तक कि उस गोली के जगह पर आपको टीयर गैस चला सकता था, रबर बुलेट चला सकता था, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता था, डायरेक्ट गोली क्यों? ह्यूमन राइट्स कमीशन अभी तक क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़े प्रश्न है। आपकी बात आ गई है, ह्यूमन राइट कमीशन वाली बात आ गई आपकी कि ह्यूमन राइट कमीशन वाले चुप क्यों हैं, क्योंकि क्लियर वायलेशन है। और मैं इस प्रोग्राम की अब समाप्ति करूंगा 2 बातें कह के। जो कर्नल साहब ने कहा कि पोर्टर का काम करते हैं लोकल वहां के लोग, गाइड करते हैं हमारे सोल्जर्स को, खाना प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वो देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात, जिस तरीके से लोग मांग क्या कर रहे हैं, अपने राइट्स मांग कर रहे हैं, अपने लैंड इकोनॉमी का राइट मांग कर रहे हैं, वो अपने स्टेट को, अपने शहर को पावर टू एडमिनिस्टर देमसेल्व्स मांग रहे हैं। पर आपने बहुत क्लियर कर दिया हिजन भाई, ये सारा मामला कॉरपोरेट का है। कॉरपोरेट को पावर का प्रोजेक्ट देना है, ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट देना है, माइनिंग का प्रोजेक्ट देना है। जो कश्मीर में किया वही लद्दाख में। स्टोन पेल्टिंग के नाम पे आप अपने हक नहीं मांग सकते और प्रोजेक्ट्स को देकर सरकार मुनाफा कमाना चाहती है आपके सिर पर अपना पैर रखकर। देश की सुरक्षा हो, देश की जो हमारी डेमोग्राफी हो, देश के विविध
कल्चर डाइवर्सिटी हमारी जिस तरीके की देश की हमारी स्ट्रेंथ थी, आज उसी को हमारी कमजोरी बना के पेश किया जा रहा है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए कर्नल राजेंद्र यादव और हिजम राजेन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।